नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने संवाद का पुनः अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक मामले देखे हैं, लेकिन 6 साल की नौकरी में एक महिला अधिकारी इतनी सारी प्रॉपर्टी बना ले, रिश्वत ले लेकर, ये तो असम में एक अनोखा मामला सामने आया। वैसे तो रिश्वत लेना कहीं भी बुरा है, लेकिन इस महिला अधिकारी ने, नूपुर बोरा ने बहुत बहुत निराश किया। महिलाएं इसीलिए रिक्रूट की जाती थी कि वे ज्यादा ईमानदार, ज्यादा कर्मठ और ज्यादा कार्य के प्रति समर्पित रहती हैं। लेकिन दिखाई ये पड़ रहा है कि कुछ ऐसे अपवाद एक बदनुमा धब्बा हैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर और महिला अधिकारियों के ऊपर। इस महिला अधिकारी की पैदाइश 1989 की है, 36 साल इसकी उम्र और 6 साल की नौकरी 2019 बैच की असम सिविल सर्विस की है। बड़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की, इंग्लिश लिटरेचर की स्नातक है। फिर कॉटन कॉलेज में जाकर के इसने बाकी की पढ़ाई की है। अब कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, इंग्लिश लिटरेचर और इसके पहले भी एक नौकरी कर चुकी है। मतलब यह है कि इसका आईक्यू बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो इसका ईक्यू है और एसक्यू है वो बिल्कुल 0/0 है। कोई स्पिरिचुअल कोशेंट नहीं है, कोई इंटेग्रिटी नहीं है। और अगर इंटेग्रिटी नहीं है, जिसको कहते हैं कि आप बहुत अच्छी खीर बना लें, उसमें आप देसी गाय का दूध ले आए और उसमें बासमती चावल ले आए, ईरान की केसर ले आए, कश्मीर का पिस्ता, चिलगोजा और तमाम मेवे डाल दें, लेकिन पाव भर उसमें गोबर डाल दें, तो सब चीज का सत्यानाश हो जाता है। यही चीज मैं अपने युवा अधिकारी से कहूंगा कि अगर आप में सब कुछ है, ईमानदारी नहीं है, तो आप बिल्कुल कौड़ी के 3 हैं, डस्टबिन में जाने योग्य हैं। और इस महिला की जो बरामदगी अगर आप सुन लें, 2 करोड़ की सोने की ज्वेलरी है और 90 लाख से ऊपर कैश और 10 लाख अलग। मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ नौकरी की और बड़ी खूब दांत से पैसा पकड़ करके मैंने सेविंग की 36 साल की नौकरी के बाद, और 3 बार गोली लगने के बाद। जबकि लोग कहते थे आपको तो बहुत पैसे मिल गए, मुझे मिले थे केवल केवल नहीं, मैं फिर भी कहूंगा बहुत मिला मुझे। इस देश ने बहुत दिया मुझे। करीब 79 लाख रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीज मिले थे। वो बहुत कहा जाता। हमारे बड़े भाई जो चीफ सेक्रेटरी थे, वो भी, उनकी लगभग सेवा काल वही थी, उन्हें मिले थे केवल 70 लाख। मुझे करीब 80 लाख मिले थे, तो कहते बहुत मिल गया। यहाँ 6 साल की नौकरी में आप अगर देख लें तो 2 करोड़ की सोने की ज्वेलरी और इसके अलावा आपने 90 लाख और 10 लाख। इनके बारे में ये बताते थे कि ये जो विस्थापित या तथाकथित जो नाजायज इलीगल माइग्रेंट्स है, उनको जमीन के पट्टे देना। पट्टे कहाँ देना? मठ की जमीन का। और इनके एक और सहकर्मी थे, डेका साहब, हेमंत। ये इनके डेका साहब जो थे, वो भी इनकी दलाली करते थे। और इनकी शोहरत आम, यानी जनरल रेपुटेशन थी कि 1500 से लेकर के 2 लाख रुपए हर सौदे में ये नूपुर लेती थी। 6 साल की नौकरी में तो एबीसीडी भी नहीं आता है काम का। और ये जो है अपने फितरत और अपनी बुरी आदतों से, अब इनकी देखिए, अभी आपने जो फोटो वगैरह देखी, इनकी शौकीनी का आलम देख लीजिए। ये तो भला हो कृषक मुक्ति संग्राम समिति KMSS का कि उसने शिकायत की, और भला हो हमारे मुख्यमंत्री जी का, हेमंत बिश्व शर्मा जी के, कि 6 महीने तक उन्होंने इस महिला अधिकारी की सर्वेलेंस कराई। सर्वेलेंस कराने के बाद जो तथ्य आए सामने, तो वो अभी चल रही है। और अभी 3 जगहों पर छापे चल रहे हैं। अभी भी सोमवार की सुबह से शुरू हुआ, होना चाहिए था संडे को ये घर पे नहीं मिली, तो मंडे से कार्रवाई शुरू हुई और अभी भी 3 जगहों पे छापे पड़ रहे हैं और अभी आपको और खुलासे मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 74 और 75 बैच के IAS IPS अधिकारी जो शीर्षस्थ पदों पर गए थे, एक चीफ सेक्रेटरी PK मिश्रा और एक पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह, उनके टोटल एसेट से ज्यादा इस महिला अधिकारी ने, तिगुना अगर कहा जाए तो कई गुना ज्यादा, 6 साल में वैसे ही रिश्वत पे कमा लिया। लेकिन अब मेरी संस्तुति होगी, इसको एक युद्ध स्तर के ऊपर एक नजीर कायम करने के लिए सिर्फ इनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस नहीं चलना चाहिए, इनकी चल और अचल संपत्ति भी कुर्क होनी चाहिए। जैसा कि बंगाल में एक कहावत है कि जब बेईमानी का पैसा आता है तो वो जाता है तो ईमानदारी का पैसा साथ लेके जाता है। यानी जो बेईमानी का पैसा, जैसे सरकार ने तो 3 करोड़ की बरामदगी कर ली, लेकिन जो घर का, माता पिता का जो पैसा दिया होगा वो भी साथ चला जाएगा मुकदमा लड़ने में। उस बात को चरितार्थ करता है। इनके ऊपर चूंकि इन्होंने देशद्रोहियों को जमीन दी है, विस्थापित बांग्लादेशी, जिनको कि वहां असम में कहते हैं मियाँ,
मियाँ कहते हैं कि बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम्स को, जो बांग्ला भाषी मुस्लिम होते हैं उनको मियाँ कहते हैं। तो मियाँ लोगों को अगर दिया है तो उसमें अभिप्राय यही है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जमीन आवंटित की है। मैं इसको देशद्रोह मानता हूं। जो ना मानते हो वो उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो लगे ही लगे अंजू जी, इनके ऊपर यूएपीए भी लगे, इनके ऊपर रासुका भी लगे, और इनको अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत इनको होना चाहिए बर्खास्त, जाना चाहिए जेल, और कम से कम 8-9 साल की सजा होनी चाहिए, मिनिमम 8-9 साल की सजा होनी चाहिए। 9 साल की सजा क्यों होगी, वो तो भ्रष्टाचार में होगी। इनके ऊपर 10 साल से ऊपर की सजा होनी चाहिए। और पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में, मैं कहूंगा हर स्टेट में 50 से 100 अफसर चिन्हित करें, उनके ऊपर यही कार्रवाई करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। खत्म तो कभी नहीं होगा लेकिन काफी हद तक कम हो सकता है। और कम सर होने का यही तरीका यूएपीए, एनएसए, अनुच्छेद 311 में बर्खास्त और जेल भेजना। इस मामले में ये बातें भी सामने आई हैं कि ये हिंदुओं की जमीनों को ही इन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर ट्रांसफर करती थी, यानी कि लैंड जिहाद का एक नया रिकॉर्ड बना रही थी इस तरह की हरकतें करके। अभिप्राय तो यही है, क्योंकि सरकारी जमीन और मठ की जमीन, मठ वो होती है, आप ये मठ न समझें कि मंदिर वाला मठ, लेकिन मठ वो होती है जो सार्वजनिक भूमि अधिकांश बहुसंख्यकों की होती है, पूजा स्थल की नहीं, लेकिन जैसे चारागाह की होती है या जो गांव सभा की होती है, वो जमीनें सरकारी, और वो जमीनें इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को अलॉट करना। तो आपने सही कहा, वहां पर डेमोग्राफिक चेंज को ले आना, बांग्लादेशियों को बसाना, इससे ज्यादा घृणित कार्य को हो नहीं सकता है। और वही महिला अधिकारी होते हुए 6 साल की नौकरी अभी तो आपकी पूरी नहीं हुई, और ये अभी आपके जैसे पूछ के पांव पालने में दिखाई पड़ रहे हैं। 6 ही साल में आपने 3 करोड़, और अभी आप जूनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। तो इस हिसाब से लगाइएगा 36 साल अगर ये नौकरी करें और हर साल ये 2 करोड़ बढ़ाती जाएं, तो आप अंदाज लगाइए कि 36 साल में कितना कमा लेंगी। ये सैकड़ों करोड़ की मालकिन हो जाएंगी। तो ये तो देशद्रोहियों को, ये इस तरीके की, ये देश, हमारे यहाँ विष्णुकांत शास्त्री महामहिम गवर्नर थे, वो ये कहते थे कि भ्रष्टाचार देशद्रोह है। और मैं मानता हूं, इसीलिए मेरी संस्तुति रहेगी कि रासुका और यूएपीए दोनों लगना चाहिए। सर रेट कार्ड फिक्स था, 1500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की रिश्वत लेती थी जमीन के कागजात ट्रांसफर करने के लिए। और सर एक सुरजीत डेका भी है कोई अधिकारी जो इसके साथ पकड़ा गया है। तो ये सिर्फ इन दोनों का खेल तो हो नहीं सकता सर, इसमें तो और भी बहुत सारे लोग होंगे। जाहिर है संगठित अपराध के कई अवयव होते हैं, बड़े से बड़ा, मझोला और छोटे से छोटा। जनता का बैकअप सपोर्ट कौन इनको जो है, इनको मुखबिरी करता था, दलाली कौन करता था, जो सिस्टम ऑफ डाउट्स और जो मिडिलमैन है, उनका भी एक नेक्सस होता है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर आपका कहना बिल्कुल सही है कि संगठित अपराध में बहुत लोग थे। सुजीत डेका तो एक छोटा कर्मचारी था, वो तो सिर्फ लाके सामने फाइलें प्रस्तुत करता था। लेकिन सुजीत डेका और नूपुर बोरा ही अकेले इसके खिलाड़ी थोड़े ही हैं, इसमें और भी बहुत खिलाड़ी हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी से मेरा आह्वान होगा कि इन दोनों के ऊपर एक नजीर कायम करके इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू करें, और बाकी कठोर से कठोर धाराएं लगा करके इनके ऊपर ऐतिहासिक कार्रवाई की जाए। सर जिन जिन लोगों को इन्होंने जमीनें दी, जो भी रोहिंग्या हैं, जो भी बांग्लादेशी घुसपैठे हैं, अब तो उनका भी हिसाब किताब देखना पड़ेगा। पिछले 6 साल में इसने जितनी फाइलों पर दस्तखत किए, जितने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए, उन सबको खंगालना पड़ेगा। बिल्कुल 6 महीने की बात नहीं, 6 साल में इनका पूरा रिकॉर्ड रिवर्स गियर में जाके रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। जिन जिन चीजों में इनका हाथ आए, इंट्रोगेशन में जिनका नाम आए, इनके सपोर्ट सिस्टम के बारे में कार्रवाई हो, उन सब चीजों को खंगाल करके अंजू जी बात आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से ढुलमुल तरीके से नहीं, बिल्कुल ऐतिहासिक कार्रवाई, जैसे हंटर की चोट पड़ती है कि जब पड़ती है और उसके बाद तक, अब दशकों दशकों तक उसकी चोट याद रहती है, उसी तरह भ्रष्टाचार के बारे में जीरो टॉलरेंस की हम बातें तो बहुत करते हैं और करते बहुत कम है। तो ये जरूरी होगा। महिलाओं से तो अपेक्षा की जाती कि ज्यादा, पुरुषों ज्यादा ईमानदार, ज्यादा कर्मठ, ज्यादा वक्त की पाबंद दिखाई यहाँ ये पड़ रहा है। जैसे महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं, भगवान न करे कि भ्रष्टाचार में भी पुरुषों से आगे निकल जाए। सर
सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है, जैसे आपने कहा महिला है, ऊपर से हिंदू महिला है ये, और काम किसके लिए कर रही थी? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, जिहादियों, रोहिंग्या के लिए, जिहादियों के लिए। जिहादियों। जी। तो इसके तो तार सर पता नहीं कहां कहां तक जुड़े होंगे। नहीं, तार तो बिल्कुल साफ है जुड़े हुए, ये कोई बहुत नेक काम में तो है नहीं। और जिस तरीके की इनकी गतिविधियां हैं वो समाज विरोधी तो हैं ही, राष्ट्र विरोधी भी है। तो मैं तो चाहूंगा कि इन तमाम चीजों के बारे में जब अपराध पंजीकृत हो जाए यूएपीए के अंतर्गत और भ्रष्टाचार के, तो इसकी पूरी जांच न केवल ईडी करे और बल्कि एनआईए भी करे। इनकी विवेचना आसाम पुलिस अकेले न करे, सारे नेक्सस का पता लगाने के लिए ये एनआईए और ईडी दोनों जांच करें इसकी, क्योंकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में है, अपराध में है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है इसमें। और चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग है इसलिए ईडी की परिधि में भी आ गई। 3 करोड़ का मामला है इसलिए ईडी की परिधि में भी आ गई। और आखिरी चीज ये है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की है इसलिए एनआईए का भी इसमें समावेश हो सकता है और सहभागिता हो सकती है। सर ये एक अधिकारी थी, जाहिर सी बात है जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनको तो इनके बारे में पता होगा, वही चुन चुन कर लोगों को भेजते होंगे कि वहां जाओ, वो तुमको जमीन का पट्टा दे देगा तो तुम्हारे कागजात तैयार हो जाएंगे। फिर जब तुम्हारा एसआईआर होगा, चुनाव आयोग तुमसे पूछेगा कि तुम्हारी यहाँ पर जमीन है, यहाँ से तुम हो, तो यही सारे कागजात काम आएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा नेक्सस होगा। नेक्सस ही नहीं, ये तो देखिए मातृभूमि की पीठ में चाकू घोंपने के बराबर है। पहली चीज आपने आइडेंटिटी पेपर्स दे दिए, नागरिकता प्रमाणित करने के लिए और जो सर्व वेरिफिकेशन होता है उसको लेकर के आपने मालिकाना हक दे दिया, स्वामित्व दे दिया जमीन का। अभी तो ये देखिए कि स्वामित्व जो है तत्काल प्रभाव से मिला या ऐसा रेगुलाइज कर दिया कि इनके पुश्तैनी तरीके से ये जमीन इनके पास थी और ये तीसरा पुश्त है और चौथा पुश्त है जो इस जमीन पे काबिज है। जब एक दफा बेईमानी करें तो फिर जैसे सत्यानाश वैसे सवा सत्यानाश। फिर पूरे मालिकाना हक के साथ साथ आप टाइटल और खसरा खतौनी में आप इतना हेरा फेरी कर दीजिए कि मालूम पड़े कि 100 साल से ये लोग वहीं पर काबिज हैं। ये तमाम चीजें जो आती, डेमोग्राफिक चेंजेस को जस्टिफाई करना, इलेक्शन कमीशन को धत्ता बताना, आइडेंटिटी पेपर्स देना और अपनी जेबें गर्म करना। तो एक तीर से अंजूजी कई शिकार इन्होंने कर लिए, नूपुर बोरा ने और चेतन डेका ने। ये बहुत ही शातिर दिमाग के अपराधी और संगठित अपराधी जैसे होते हैं कि गिरोह के रूप में क्रियाशील होते हैं, और उस गिरोह के रूप में इन्होंने क्रियाशील रहते हुए ये पूरी कार्रवाई की है। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर आपको मैं कहूंगा कि संगठित अपराध के तहत इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाए। सर हैरानी इस बात की भी होती है कि हमने और आपने कई बार इस मुद्दे पर बात की है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे फर्जी आधार कार्ड बनाकर दे दिए जाते हैं, फर्जी वोटर आई कार्ड दे दिए जाते हैं, राशन कार्ड दे दिए जाते हैं, ताकि वो यहाँ पर रहकर यहाँ के संसाधनों का पूरा भोग कर सके। ऐसे कितने मामले सामने आए हैं, लेकिन ये पहला शायद ऐसा मामला है जहां पर जमीन दी जा रही थी ताकि वो हमेशा के लिए यहीं के लगे, कहीं कोई दिक्कत उनको ना हो। आपको याद होगा जब एसआईआर की शुरुआत हुई थी बिहार में, तो बहुत सारे लोग रेजिडेंसी सर्टिफिकेट चाह रहे थे ताकि ये लगे कि वो यहीं के हैं। तो ये तो वही कांड कर रही थी असम में रहकर, और असम हमको पता है कि सबसे संवेदनशील है रोहिंग्या को लेकर और घुसपैठियों को लेकर। सब अंजू जी, आपका निष्कर्ष बिल्कुल सही है, 100% सही है, क्योंकि नूपुर और चेतन डेका ने वो किया जो और कोई नहीं कर पाया। आपने सही कहा कि हम लोग अभी तक यही सुनते थे कि राशन कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, बिजली का कनेक्शन दे दो, यही तक बात समाप्त हो जाती थी। लेकिन जमीन और जमीन के पट्टे देकर के, रिश्वत लेकर के ये करना, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने ऐसा काम इसके पहले कभी नहीं सुना। वैसे तो पूरा देश संवेदनशील है, लेकिन असम एक बॉर्डर स्टेट है, वहां की डेमोग्राफिक चेंजेस जो हो रही हैं वो भयावह हैं। और भयावह क्यों है कि जहां नूपुर बोरा और चेतन डेका ऐसे लोग मददगार हों तो औरों का क्या कहा जाए। जब घर में ही लोग ऐसे घर का भेदी लंका ढाए, तो जब ये घर के भेदी ऐसे हैं, वो भी महिला अधिकारी हैं, इतने वरिष्ठ पद पर हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो आईएसी होता है, असम सिविल सर्विस से ऊपर तो आईएसी, तो उसके ये तो टॉप मोस्ट सर्विस में थी ही। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि देशद्रोह और अपनी जेब गर्म करना वो ज्यादा श्रेयस्कर है बनिस्बत इसके कि राष्ट्र की सेवा की जाए, समाज की सेवा की जाए। इन्होंने तो मटिया मेट कर दी महिला सशक्तिकरण की, महिला अधिकारियों की, उनकी सत्यनिष्ठा के नाम पे बट्टा है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अब तो पकड़ी गई हैं तो
जाहिर सी बात है सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, लेकिन ये जो डेमोग्राफिक चेंज है सर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त की सरकार के सामने। पीएम मोदी ने खुद कहा कि वो डेमोग्राफी मिशन शुरू करने जा रहे हैं। असम में थे, बिहार में भी उन्होंने ये सब कुछ कहा। और अब आप संभल को देख लीजिए सर, वो भी तो ऐसी जगह है जहां पर पिछले 78 सालों में किस तरह से डेमोग्राफी बदली गई। जैसे वहां पर कहा जा रहा है कि एटीएस का सेंटर खुलेगा, उसको लेकर कैसे बवाल मचा हुआ है। आपने बिल्कुल सही चीज के ऊपर संकेत दिया है। प्रधानमंत्री महोदय ने 15 अगस्त के भाषण में जो डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा है, तो जो डेमोग्राफिक मिशन और कमीशन की बात की है, वो निहायत औचित्यपूर्ण है और उस पर त्वरित कार्रवाई होना आवश्यक है। जहां कहीं भी इस तरीके के अस्वाभाविक परिवर्तन हुए हैं, वो चिंता और का विषय है। अब आप आ जाइए, संभल के ऊपर आ जाए। ये बताया जाता है कि 47 से लेके आज तक बहुसंख्यकों की यानी हिंदुओं की संख्या घट करके 15% तक आ गई है। ये कैसे आ गई? सन 47 से लेके आज तक अगर बराबर, तो इसका तर्क क्या दिया जा रहा है कि साहब दूसरे संप्रदाय के लोग अधिक जो अपॉर्चुनिटीज हैं शिक्षा के और जो हैं उसके लिए हिंदू बाहर चले गए। तो अगर हिंदू शिक्षा के लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए गए तो मुसलमान क्यों नहीं गए? तो मुसलमान लगता है ऐसा है कि जो खराब शिक्षा है और खराब अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए संभल चले आए। रही बात एटीएस, बीमारी जहां पर होगी वहीं पे तो एम्स खुलेगा, वहीं पे तो अस्पताल खुलेगा, वहीं पे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलेगा। संभल की जो हिंसा पिछले वर्ष हुई थी उसमें 5 लोग मारे गए थे। अमेरिका, पाकिस्तान और विदेशी हथियार और कारतूस बरामद हुए थे। अमेरिका के चरमपंथियों का लिंक संभल से निकल करके आया था। लश्कर तैयबा का और हिजबुल मुजाहिदीन के लिंक्स निकल के संभल से आए थे। तो अब आप ये बता दीजिए, अगर एटीएस का दफ्तर संभल में नहीं खुलेगा तो क्या चित्रकूट में खुलेगा? खुलना ही चाहिए संभल में। जहां जैसी जरूरत होगी वहां वैसी ही सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। और वहां के जो सांसद महोदय हैं उनको घोर आपत्ति है एटीएस के दफ्तर को वहां खुलने पे, और उन्होंने घोर आपत्ति दर्ज कराई भी है। लेकिन ये आपत्ति अपने में ही बेईमानी है। मैंने किसी और शो पे आपसे कहा था, पूरे हिंदुस्तान में जनता चाहती है कि उनके मोहल्ले में चौकी खुले, थाने खुले, पुलिस कार्यालय खुले, इंडिया रिजर्व बटालियन आए। क्यों? वो स्वेच्छा से अपनी जमीन, बिजली का कनेक्शन, बिजली का बिल और मौलिक और बेसिक फर्नीचर, तख्त और कुर्सी देने को तैयार रहते हैं। पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं क्योंकि सुरक्षा का वातावरण। लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं कि पुलिस और एटीएस रहे, वो सुरक्षा का वातावरण नहीं चाहते हैं। वो अपनी आपराधिक गतिविधियां चलाना चाहते हैं। नाजायज फीडर और नाजायज बिजली के वो संयंत्र लगाना चाहते हैं जिससे कि वो बिजली की चोरी में आसानी हो और वो अपने घर के साथ साथ और घरों में भी चोरी की बिजली सप्लाई करें। चोरी का सामान आता रहे, चोरी की गाड़ियां आती रहे, वो कटती रहे, चोरी के पशु आते जाते रहे। तो अगर एटीएस का दफ्तर खुल जाएगा और थाने चौकी खुलेंगे तो ये नाजायज गतिविधियां, अपराध तो हो जाएंगे बंद, कमाई हो जाएगी बंद। जब कमाई हो जाएगी बंद तो फिर एटीएस का औचित्य क्या? वो तो जो कानून को मानने वाला है, जो देशभक्त होगा, वो चाहेगा एटीएस और थाना चौकी खुले। लेकिन जो बात करता है कि यहां पर सर तन से जुदा है, यहां पर कमीशन के ऊपर हमला कर देते हैं, जहां पर विदेशी हथियार मिलते हैं, वो कैसे इसके बारे में अनुमोदन करेंगे कि यहाँ एटीएस का दफ्तर खुल जाए, यहाँ नए थाने चौकी आ जाए? वो तो कहेंगे पुलिस हटा लीजिए, कहते भी है पुलिस हटा लीजिए, पुलिस का यहाँ कोई काम नहीं है, हम अपनी पुलिसिंग खुद कर लेंगे। तो आप समझ सकते कैसी पुलिसिंग करेंगे? जराइम को बढ़ावा देना हो तो एटीएस का दफ्तर आप बंद करा दीजिए, पुलिस को बंद करा दीजिए। वास्तविकता यह है, इनकी बातें उतनी ही अमान्य और बेबुनियाद हैं जैसा कि उनका वक्तव्य है। यह बिल्कुल अस्वीकार है, देश इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। मैं बधाई दूंगा योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया कि एटीएस का एक बड़ा दफ्तर संभल में शोभा बढ़ाएगा और कानून व्यवस्था पर और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के ऊपर पैनी और कड़ी दृष्टि रखेगा, सर्वेलेंस करेगा, छतों पे निगरानी करेगा। कौन चाहेगा अंजू जी कि छतों पे निगरानी हो, कि पत्थर इकट्ठा ना हो, बालू और मिर्चा इकट्ठा ना हो, तेजाब इकट्ठा ना हो, गुलेले न लगने पाए, पुलिस के ऊपर आक्रमण करने के लिए साजो सामान तैयार किया जाए? तो शिकायत तो करेंगे ही कि साहब ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, आपने कैसे इसको एटीएस खोलवा दिया?
सर, जो सांसद महोदय हैं जियाउर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, इसलिए एटीएस का सेंटर वहाँ खुलवाया जा रहा है। सर, मुसलमानों को एटीएस सेंटर से डर ही क्यों लग रहा है? एटीएस लखनऊ में खुला तब तो किसी ने कहा नहीं कि डराया जा रहा है। इसका मतलब एटीएस जहां जहां खोला जा रहा है कि तो वहां डर का वातावरण है। वास्तविकता यह है कि आपने ऐसा कौन सा ऐसा काम कर दिया कि आपके प्रति विश्वास जागे। आपने पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, आपने जुडिशियल कमीशन के ऊपर आक्रमण किया, आपने पथराव ऐसा किया, उस पथराव को देख लीजिए, लोग ट्रैक सूट पहन करके और जॉगिंग शूज पहन करके आए, जेबों में पत्थर रख करके आए। तो कौन किसको डराने की कोशिश कर रहा है? तो बर्क साहब पहले तो अपने फैक्ट्स को जरा ठीक है, फैक्ट्स आप जानते हैं, लेकिन एक नैरेटिव तैयार करने के लिए कि आपको डराने की कोशिश की जा रही है। वास्तविकता यह है कि शुरुआत आपने की पुलिस को, प्रशासन को और दूसरों को डराने की, लेकिन जब मियां की जूती मियां के सिर पड़ी, शेर पे सवा शेर पड़ा, तो आपको आटे दाल का भाव याद आ गया कि डराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस, प्रशासन, एटीएस, ये सब आपकी मित्र हैं, आपकी सेवा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर पत्थर फेंक देंगे, आप उनकी गाड़ियों में आगजनी कर देंगे जो कि आपने किया, आप समझते हैं उनको धमका लेंगे, तो मान के चलिए आप अपनी मुसीबत के लिए दावत दे रहे हैं, रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, और शेर पे सवा शेर तो मिलेगा ही, और ऐसी नसीहत मिलेगी जैसे अभी मिल रही है। अभी तो आगे आगे देखिए होता क्या है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, अभी तो आप ये देखिए कि जो इन्होंने अपना घर बना रखा था संभल में, वहां पर भी बड़े अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर रखा था। जब योगी सरकार का डंडा चला तो खुद ब खुद उन्होंने वो अवैध निर्माण तुड़वा दिया, यानी कि इनको पता था कि इन्होंने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है जमीन पर। देखिए, एक सांसद बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वो दूसरों के लिए एक आदर्श और एक मिसाल होता है, प्रेरणा का स्रोत होता है। उसको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि गैर कानूनी हो, नाजायज हो। उन्होंने किया, लेकिन अपनी गलती मान ली, ये संतोष का विषय है। और उसको खुद जब मालूम पड़ गया कि अतिक्रमण हटाए जाएंगे, अपने आप ही अतिक्रमण हटा लिया उन्होंने। मेरा आह्वान होगा, जिसने भी अतिक्रमण किया है कृपया अपने स्तर पे हटा ले। नहीं हटाएंगे तो नोटिस दी जाएगी, और उसके बाद बुलडोजर चलेगा। जब बुलडोजर चलेगा, साहब एक तरफा बुलडोजर चल रहा है, योगी का भय और आतंक। अरे भाई, तो एक तरफा तो चलेगा ही। जब आप अतिक्रमण करेंगे, अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, नोटिस के बाद भी नहीं हटाएंगे, तो क्या आपके लिए आरती का थाल लेके जाएंगे? वो होने वाला नहीं है। सर, एक और पार्टी के सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उनका मामला भी तो देखिए ना। उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा करके अपने बंगले के आसपास की जमीन अपने अंदर मिला ली थी। अब जब पकड़े गए हैं तब कह रहे हैं कि मैं पैसा देने को तैयार हूं। आप सोच लीजिए ये जो सांसद है वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना है, और इसका जो है अनैतिक एक तरीका, इसका कुतर्क ही ये कुतर्क है। आपने पहले नाजायज कब्जा किया, जब पकड़े गए तो आप पैसा देंगे, तो पहले डकैती डालें, जब पकड़े जाए तो कह देंगे डकैती के हम मुआवजा दे देंगे। आप क्या डकैती को लाइसेंस देना चाहते हैं? ये लैंड जिहाद, ये जमीन की डकैती है। और जब डकैती पकड़ी जाती है तो आप कहते हैं इसका पैसा भर देंगे। ऐसी क्या सिक्योरिटी? जिन सांसद का आपने नाम लिया, इनका नाम पहली बार हमने तब पढ़ा जब ये सब समाचार में आए। ऐसा कोई इनको खतरा नहीं है, और खतरा है तो आपके कर्मों से आपको खतरा है। आपके कर्मों से सांसद महोदय आपको खतरा है, तो अपने कर्मों को ठीक करें आप। और अगर आपको खतरा है तो सरकार से गुजारिश करें, सरकार तो आपकी है ही है ना, वहां से सिक्योरिटी ले ले। ये जमीन पे कब्जा करने का अधिकार किसने दे दिया आपको? जमीन तो सरकार की है। कब्जा किया है तो भला हो हाईकोर्ट का, उन्होंने फटकार बताई, इनसे तो होना चाहिए जुर्माना। सांसद महोदय ने जमीन पे कब्जा किया है, जमीन वापस होने के साथ साथ इनके ऊपर हर्जाना और जुर्माना दोनों होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। चाहे गुजरात हो, चाहे असम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, हर तरफ लैंड जिहाद का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। नए नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन चलिए, कानून अपनी कार्रवाई करेगा, और जो लोग इस तरह की घटिया हरकतों में शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम।